बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, 10th क्लास। हमें लाइफ प्रोसेस चैप्टर सीखना है बायोलॉजी का, और इसका भी पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आप एक बात समझे बेटा, हमें ये चैप्टर शुरू करने हैं। इसमें आपको पहले वीडियो देखनी है, फिर उनके नोट्स बनाएं, पढ़ें उसको बार बार, ठीक है। एक्सरसाइज भी भेजूंगा मैं, आप उसे अच्छी तरह से समझेंगे। न्यूट्रिशन क्या है? कोई व्यक्ति है, मान लो ये हमने व्यक्ति बना, ठीक है। हमारा व्यक्ति देखो क्या मजेदार व्यक्ति, ठीक है। आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो भी फूड हम खाते हैं उसे हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट। खाने को हमने क्या नाम दिया? न्यूट्रिएंट। कुछ भी खाइए आप, तो हम खाने में ये नहीं बोलेंगे कि हमने गाजर आलू खाया है, टमाटर आलू खाया है, फ्रूट्स खाए हैं। हम बोलेंगे उसमें कि हमने कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से बोलना है, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें हम खाने में खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर हम राइस, चावल, शुगर, चीनी, ग्लूकोज रखते हैं। प्रोटीन्स हैं जिसमें मीट है, एग है, मिल्क है। फैट में ऑयल चीज, ये सारी चीजें हम फूड के अंदर रखते हैं। इनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। सबसे पहले ये न्यूट्रिएंट, ये फूड का जो पार्टिकल्स है उनको हम अपने अंदर इनटेक करेंगे। तो इनटेक ऑफ फूड, न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, फूड को अपने अंदर लेना। उसके बाद क्या हुआ? हमने फूड अंदर ले लिया भाई, उसके बाद वो खाना इस जगह पे आएगा, इसको हम स्टोमक कह रहे हैं। स्टोमक में आ गया खाना। उसके बाद स्टोमक में जो है खाना पचेगा, डाइजेस्ट होगा। उसके बाद वो खाना जाएगा और आगे आंतों में चला जाएगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं, समझो ध्यान से मैं क्या बोलूं। तो हमको ये समझना है खाना कहां से कहां जा रहा है। सबसे पहले खाना हमने जो न्यूट्रिएंट है वो हमने लिया, और न्यूट्रिएंट लेने के बाद वो हमने अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद सबसे पहले वो स्टमक में जाएगा। स्टमक में उसका डाइजेशन चलेगा। उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। इस तरह से खाना जाता है। तो यहां स्टमक में और इंटेस्टाइन में खाने का होगा डाइजेशन। इसका मतलब न्यूट्रिशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। खाने को अंदर लेना, खाने को पचाना, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, और उसका यूटिलाइजेशन करना, ये न्यूट्रिशन कहलाता है। अब हमको समझना है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और हेडिंग चेंज करता हूं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब है खाने को डिफरेंट एनिमल अपने अंदर लेते हैं, या अपना खाना किस तरह से खाते हैं, उसका टाइप क्या है। मोड मतलब तरीका क्या है। हमारे पास दो तरीके आते हैं। एक होता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन।
की कैटेगरी हम पढ़ते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड में आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीन तो जनरली हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके बाद कैनाब्लास्टिक न्यूट्रिशन, कैप्रोफेगस न्यूट्रिशन, और मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस तरह से न्यूट्रिशन के टाइप हैं, न्यूट्रिशन मोड के टाइप हैं एटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक के फिर ये फर्दर टाइप हमने लिखे हैं। इसमें आप समझो ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या है, हेटरोट्रोपिक का क्या मतलब है और उनके क्या टाइप होते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है, इसे हम डिटेल में सीखेंगे। ओके, चैप्टर में आज का टॉपिक है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, फोटोएट्रोट्रॉप्स, मोस्टली प्लांट और कुछ बैक्टीरिया अपना फूड खुद बना सकते हैं। बैक्टीरिया कुछ और मोस्टली प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सके उसे हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं। मान लो हमने प्लांट में ये लीव्स मानी, ये हमारी लीव्स हो गई, ठीक है, ये लीव्स हो गई। लीव्स के अंदर पहला मेरा टॉपिक है, कुछ ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो लीव्स ग्रीन है क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से लीव ग्रीन होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर स्मॉल होल्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये स्टोमेटा हो गए, छेद जो है इनके होल्स, उनको स्टोमेटा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर से इन स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर जाएगी। इस तरह से पेड़ है, प्लांट है, ये इसकी रूट्स हो गई। रूट्स के थ्रू सॉइल से, मिट्टी से वाटर एब्जॉर्ब होगा ऊपर की तरफ। तो यहां से इसे वाटर मिल गया, यहां से इसे CO2 मिल गई, सन से सनलाइट भी मिल रही होगी। तो ये सब रॉ मटेरियल की कैटेगरी है फूड बनाने के लिए। रॉ मटेरियल होती है CO2 और वाटर। अब प्रोसेस क्या है वो हमको समझना है। CO2 और वाटर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में यह बनाता है शुगर प्लस O2। इस पूरी प्रोसेस को हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू
CO2 और वाटर को कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, शुगर और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसे हम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के अंदर रखते हैं, फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। थोड़ा डिटेल में समझते हैं फोटोसिंथेसिस को, आ रहा समझ में यहाँ पर? तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। अच्छी तरह समझें। यहां CO2 से बनता है शुगर। CO2 से शुगर का बनना रिडक्शन प्रोसेस की कैटेगरी में आता है। CO2 रिडक्शन के थ्रू शुगर बनाता है। वाटर का होता है ऑक्सीडेशन, केमिकल प्रोसेस है ये, और इसके द्वारा बनता है O2। तो CO2 से बना शुगर और H2O से बनती है ऑक्सीजन। तो एक क्वेश्चन आया, ऑक्सीजन किससे बनती है, CO2 से या वाटर से? तो हम कहेंगे ये वाटर से बनती है। इस पूरी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब हमें फोटोसिंथेसिस थोड़ा डिटेल में समझना होगा, उसके लिए हमको कुछ बातें समझनी होगी। ठीक है, चल रफ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो हमारी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमको सीखने से पहले समझना होगा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ये प्लांट में पाए जाने वाला एक सेल ऑर्गेनल्स है क्लोरोप्लास्ट। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, रफली डायग्राम हमारा इस तरह से, एक और ये दो, टू मेम्ब्रेन हो गए, टू मेम्ब्रेन हो गए इसके अंदर। इसके अंदर कुछ इस तरह से सिक्के टाइप का एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर बने होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो मैं इनके नाम समझा रहा हूं, अच्छी तरह से। टू मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इसके अंदर ये जो एक पीस है इसको मैं नाम दे रहा हूं थैलेक्लॉइड। क्या नाम दे रहे हैं? थैलेक्लॉइड, THYLAKOID, थैलेक्लॉइड। इस पूरे सिस्टम को जिसमें थैलेक्लॉइड आपस में जुड़ते चले गए हैं, ये थैलेक्लॉइड इस तरह से जुड़े हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। तो ये ग्रेनम हो गया। अच्छा, ग्रेनम को आपस में जोड़ने के लिए इस तरह से एक लेयर होती है, इस तरह से ग्रेनम जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं, या लिख देता हूं स्ट्रोमा लैमली। याद हो जाए नाम तो कर लेना, नहीं छोड़ सकते हो। लैमली, स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं इसको, जिससे ये दोनों ग्रेनम आपस में जुड़े हुए हैं। इस थैलेक्लॉइड के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है, क्लोरोफिल भरा होता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा है। अच्छा, इस जगह पर इस तरह से लिक्विड टाइप का भरा होता है, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, या इसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं। तो ये डायग्राम है हमारा क्लोरोप्लास्ट का। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होगी ये हमको समझना है। फोटोसिंथेसिस समझनी थी, मैंने एक आइडिया भी दिया था क्या मतलब है फोटोसिंथेसिस का। अब हमको समझना है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, वो हमें थोड़ा आइडिया समझना है। तो जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम समझाया था। क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से ग्रेनम होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेनम।
उसके अंदर भरा होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं उस पर समझो। सबसे पहला फोटोसिंथेसिस की दो मैकेनिज्म हैं। एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की दो प्रोसेस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होती है, ग्रेनम के अंदर होती है। तो लाइट रिएक्शन का पहला टॉपिक है, ये ग्रेनम के अंदर होती है। सबसे पहले लाइट क्लोरोप्लास्ट पर गिरती है। लाइट क्लोरोप्लास्ट पर गिरती है तो हम ये कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाई क्लोरोफिल। तो हमारा पहला टॉपिक है लाइट को एब्जॉर्ब किया है क्लोरोफिल। फिर यहां लाइट एनर्जी कन्वर्ट की जाती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। केमिकल एनर्जी मतलब फूड की फॉर्म में। यहां लाइट जो होगी उसे प्लांट एब्जॉर्ब करेगा और उसे फूड में कन्वर्ट करेगा, फूड एनर्जी बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले यहां जो ग्रेनम होगा, जो आपकी लाइट रिएक्शन है, उसमें फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस होती है प्रोसेस, फोटोलाइसिस प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन के अंदर, जो लाइट की प्रेजेंस में होगी। फोटोलाइसिस कराने के लिए लाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है। इस जगह पर वाटर H+ 2 इलेक्ट्रॉन और ½ O2 में कन्वर्ट होता है। तो वाटर कन्वर्ट हुआ, H+, 2H+ है तो चार्ज पॉजिटिव और 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए चार्ज को बराबर करने के लिए, प्लस ½ O2। इस प्रोसेस में बहुत सारी एटीपी एनर्जी हमको प्राप्त होती है, मतलब लॉस होती है। यहां से एटीपी एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी यहां लॉस होती है और यहां एनर्जी लॉस करते हैं हम एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, फॉस्फेट फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म। यहां इस तरह से फोटोलाइसिस प्रोसेस होती है लाइट रिएक्शन के अंदर। लाइट रिएक्शन होती है ग्रेनम के अंदर और उसके अंदर लाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है, एटीपी एनर्जी बनती है और O2 प्राप्त होता है लाइट रिएक्शन के अंदर। अब डार्क रिएक्शन क्या होती है? डार्क रिएक्शन के अंदर, इसको थोड़ा समझे ध्यान से। डार्क रिएक्शन के अंदर डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा बताया था, लिक्विड। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है। यहां लाइट एब्सेंस होती है तब ये प्रोसेस चलती है। इसमें लाइट एब्सेंस रहती है। इसमें क्या होता है? इसमें एक केल्विन साइकिल चलती है, ये हमें नहीं समझाने डिटेल में। इस केल्विन साइकिल में CO2 का होता है रिडक्शन और बनता है शुगर। CO2 बाहर से मिल गई, इसका यहां रिडक्शन होगा और वो शुगर में कन्वर्ट होगा। लाइट रिएक्शन में जो एटीपी एनर्जी हमें मिली थी वो यहां यूटिलाइज होगी, यहां हम इसे देंगे, वो यहां खर्च होगी
और CO2 उस एनर्जी को खर्च करके शुगर में कन्वर्ट होगा और फाइनली ये शुगर प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा होता है। तो स्टार्च प्लांट का रिजर्व फूड है और ये सीड की फॉर्म में, फ्रूट की फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाता है। ये थी आपकी फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट। 10th क्लास बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन। कल हमने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझाया था। आज का टॉपिक है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज ना कर सके, अपना फूड खुद नहीं बना सके, दूसरों से लेंगे, उनको बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें पहला टॉपिक है हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉपिक एक ही बात है, इस पर ध्यान दो। ऐसे एनिमल्स जो अपना फूड लेते हैं, जो अपना फूड ले रहे हैं डेड और डिके मटेरियल से। डेड और डिके का मतलब है सड़ी गली चीजें, डैमेज चीजें, गोबर, सड़ी हुई ब्रेड, इस तरह से जो एनिमल अपना फूड डेड और डिके मटेरियल से लेते हैं उसे हम सैप्रोफाइटिक एनिमल मानते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पर उगने वाला फंगस। मशरूम, ईस्ट, ये सब सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइटिक में एक चीज ध्यान रखना, किसी ने कहा सर काइट होती है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कैट है, डॉग है, ये मरे हुए चूहे को खा लेते हैं, डेड बॉडी है चूहा, उसको खा लेते हैं, कोई मर गया उसको खा लेते हैं, तो क्या ये सैप्रोफाइट होंगे? तो हम कहेंगे क्या कैट ने या डॉग ने चूहा खा लिया मरा हुआ, तो क्या वो घर जाकर और कोई चीज नहीं खाता है? रोटी खाता है, दूध पीता है, फ्रूट्स खाता है, खाता है कि नहीं खाता है? ब्रेड खा लेता है, टोस्ट खा लेता है। इसका मतलब वो सैप्रोफाइट नहीं है। सैप्रोफाइट उन्हीं को बोलते हैं जो केवल और केवल डेड और डिके मटेरियल से ही अपना फूड ले सकते हो और किसी से नहीं। ओके, अगला टॉपिक है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इस पर ध्यान दो। मान लो ये हम हैं, ठीक है भाई, देखो ये, ठीक है, ये स्टाइल, ठीक है, हमको होस्ट कहा, अपने आप को हमने क्या नाम दिया? होस्ट। बड़ी बॉडी, बिग बॉडी को हम होस्ट कहते हैं और इनसे जुड़े हुए हैं मान लो जुए, तो बिग बॉडी को हमने नाम दिया होस्ट और छोटी बॉडी को हमने नाम दिया पैरासाइट। तो पैरासाइट ऐसे एनिमल्स हैं जो किसी होस्ट बॉडी पर उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब जुए क्या करेंगे? लाइस क्या करेगा? खून पिएगा हमसे।
तो ये पैरासाइट है। पैरासाइट के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका एक्टोपैरासाइट, इसको एक और नाम दे रहे हैं हम एक्जोपैरासाइट, और एक होता है एंडोपैरासाइट। यहां एक्टो या एक्जो का मतलब है बाहर और एंडो का मतलब है अंदर। क्या मतलब इसका? देखो लाइस, ठीक है, लाइस हुआ, लीच, जॉब जिसको बोलते हो, ये हमेशा बॉडी से बाहर रहते हैं। जैसे ये आपकी बॉडी हो गई, यहां चुके होंगे बाहर और अपना खून ले रहे होंगे, हमसे अपना फूड ले रहे होंगे। तो जो बॉडी से बाहर रहते हैं उसको हम नाम देते हैं एक्टोपैरासाइट। लेकिन जो बॉडी के अंदर घुस जाए अंदर और फिर अपना फूड लें तो उसे बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट। जैसे प्लाज्मोडियम, ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है ब्लड में, ठीक है। टेपवर्म, राउंड वर्म जैसे एस्केरिस, ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, शरीर के अंदर। ये पाया जाता है ब्लड में और ये पाए जाते हैं आपके इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। अब कुछ प्लांट के एग्जाम्पल बता रहा हूं। प्लांट में प्लांट पैरासाइट, हम बात करते हैं प्लांट के पैरासाइट्स की। ध्यान दो, प्लांट के ऊपर पाए जाने वाले पैरासाइट, 2-3 एग्जाम्पल याद कर लो। एक है कसकटा, एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं। कसकटा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है वेलेनोफोरा, वेलेनोफोरा। तीसरा है विस्कम, विस्कम। इस तरह से आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। ये है आपके प्लांट पैरासाइट, जो प्लांट पर पैरासाइटिक एक्शन देते हैं, प्लांट के ऊपर रहकर। ओके, अगला टॉपिक है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन सभी बड़े एनिमल्स जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट, ह्यूमंस, मोस्टली बड़े जो एनिमल दिख रहे हैं वो सब होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। मतलब ये ऐसे एनिमल हैं जिनमें ये प्रोसेस होनी चाहिए। पहला इनगेशन, ये प्रोसेस होनी चाहिए इनके अंदर। इनगेशन, फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और इगेशन। इगेशन को हम नाम दे सकते हैं डिफेकेशन, DEFACATI। मतलब समझो, देखो हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, डॉग है, एलिफेंट है, टाइगर है, बफेलो, काऊ, जो भी बड़े एनिमल्स हैं, वो सब पहले क्या करेंगे, खाने को अंदर लेते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसके अंदर एसिमिलेशन होता है, और फिर इगेशन मतलब वेस्ट को बाहर करते हैं। खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे। इस तरह की जो प्रोसेस सारी उसके अंदर होगी उसे बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन करने वाले एनिमल। इनका थोड़ा मीनिंग समझाता हूं। इगेशन मतलब फूड को इनटेक करना, अपने अंदर लेना। डाइजेशन मतलब फूड को पाचन करना, फूड को पचाना।
एब्जॉर्प्शन का मतलब समझो, जब खाना इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, जैसे ये इंटेस्टाइन, खाना यहां पहुंच गया, तो इंटेस्टाइन से खाने को ब्लड में भेजना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। एसिमिलेशन क्या है? मान लो ब्लड में फूड पहुंच गया, फूड कहां पहुंच गया? ब्लड में, ग्लूकोज की फॉर्म में। वहां ग्लूकोज का होता है ऑक्सीडेशन और हमको प्राप्त होती है एनर्जी। तो फूड से एनर्जी प्राप्त करना कहलाता है एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। और एगेशन मतलब फीकल मैटर को डिफेकेशन करना, मतलब फीकल मैटर को बाहर निकाल देना। ये सारी प्रोसेस जो एनिमल करते हैं उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर रखते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के बेस पर एनिमल को द्वारे से कैटेगराइज किया गया कुछ कंडीशंस में, जिसमें हमारे पास है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस पहला केस। सेकंड केस है कार्निवोरस। थर्ड केस है ओमनीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट से अपना फूड लेते हैं, मतलब लीव्स खाते हैं, घास खाते हैं, जैसे काऊ है, गॉट है, ग्रास ऑफर है, ठीक है, बफेलो है, डियर है, ये सब हर्बीवोरस में आते हैं। कार्निवोरस ऐसे एनिमल जो मीट खाते हैं, जो इस हर्बीवोरस को पकड़ के खा रहे हैं, उनको हम बोलेंगे कार्निवोरस, जैसे टाइगर, लॉयन, ठीक है, वॉल्फ, इस तरह से। ओमनीवोरस जो प्लांट से भी अपना फूड लेता हो और मीट की फॉर्म में भी अपना फूड लेता हो, उसे हम बोलते हैं ओमनीवोरस। जैसे ह्यूमन ओमनीवोरस है, टमाटर, बैगन, आलू, ठीक है, खा लेते कि नहीं खा लेते? मीट भी खाते। कॉकरोच, कॉकरोच भी इसी कैटेगरी में आता है बेटा, ये ओमनीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका ओमनीवोरस। थोड़े से और एग्जाम्पल समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कैनाब्लास्टिक न्यूट्रिशन। कैनाब्लास्टिक न्यूट्रिशन कौन करता है? जैसे स्नेक। अब समझो, नागिन जो होती है वो ऐसे कुंडली मार के बैठ गई है, ठीक है, उसने अंडे दिए, एग दिए। अब उसको डर है कहीं हमारे इन अंडों को, एग्स को कोई दूसरा एनिमल नहीं खा जाए, इसलिए वो कुंडली मारकर उनकी रक्षा के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बैठ जाती है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने कहीं नहीं जा रही है, तो उसे भी तो भूख लगेगी, तो वो अपने ही अनमैच्योर अंडों को, अनमैच्योर एग को खा जाती है। तो जो अपनी ही स्पीसीज को खा जाए उसे हम कैनाब्लास्टिक न्यूट्रिशन में रखते हैं। अगला है कैप्रोफेगस। कैप्रोफेगस जैसे रैबिट,
रैबिट क्या करता है? ग्रास खाता है, घास खाता है। ये ग्रास को खाता है। ग्रास में सेलुलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो हरी पत्तियां हैं पेड़ों की, ग्रास है, इनमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है। इसको ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और इसे फीकल मैटर की फॉर्म में इसने निकाल दिया। फीकल मैटर मतलब पॉटी, उसको निकाल दिया। और जब वो सूख जाती है तो उस फीकल मैटर को ये द्वारा खा लेता है, डबल मजे लेता है। तो ऐसे एनिमल्स को जो अपने ही फीकल मैटर को खा जाता है उसे कैप्रोफेगस कहते हैं। एक होता है मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन करने वाले, जैसे यूग्लिना। ये पानी में रहता है, वाटर में रहता है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। इसके अंदर जब क्लोरोफिल होगा तो ये प्लांट की तरह भी काम करता है, और जब इसे प्लांट की तरह काम नहीं कर पाता है तो ये कीड़े वगैरह खा लेता है। तो ये कनेक्टिव लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच की। मतलब ये प्लांट की तरह भी काम कर लेता है और एनिमल की तरह भी काम कर लेता है। तो इसे बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका लास्ट टॉपिक को समझ लो। आ रहा है सबको समझ में? यहां तक चलो। इंसेक्टिवोरस। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खा लेते हैं, इंसेक्ट को पकड़ के खा जाते हैं। मैंने कहा भाई प्लांट है? हाँ प्लांट है। अरे प्लांट है तो ये तो अपना खाना खुद बनाना चाहिए इनको। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। भैया अपना खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, तो फिर ये कीड़े क्यों खाते हैं? एक्चुअल में ये मार्सी एरिया, जहां हम बोलते हैं दलदल वाले एरिया में ये ग्रो करते हैं। इस एरिया में ग्रो करने वाले प्लांटों में नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन बॉडी को नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को खाते हैं। किसकी कमी को पूरा करने के लिए खा रहे हैं? नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए खाते हैं। जैसे यूट्रिकुलेरिया, ये एग्जाम्पल मैंने बताया, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। ब्लेडर बर्थ, ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोर्स में नहीं है, ये देख लेना एक बार। तो ये आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। ओके, आगे समझते हैं बक्कल कैविटी, माउथ बक्कल कैविटी। मुंह के अंदर क्या क्या होगा? आपका ये मैंने मुंह बना दिया, चलो ये देखो मुंह बन गया, ठीक है। उसमें यहां आपके टीथ होंगे, ये आपके टीथ हो गए। और क्या होगा? एक टंग होगी, ये आपकी टंग हो गई, ठीक है। इस तरह से यहां पीछे की साइड में एक इस तरह से अरेंजमेंट फोल्ड सा लटका हुआ होता है अंदर की साइड में, इसको अलवा बोलते हैं। ये खाने को बड़े जो कॉरम खा लेते हैं, बड़ा पीस खा लेते हैं, उसको अंदर जाने से रोकेगा कि भाई कहां जा रहे हो, पहले पिस के आओ। ये होता है आपका अलवा, टंग और टीथ। जो मुंह की छत होती है, छत ऊपर की साइड में, ठीक है, उसे बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं उसे? पैलेट। पैलेट के दो टाइप हम पढ़ते हैं, एंटेरियर पैलेट, आगे वाला हिस्सा,
जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, टंग लगा के देखना ऊपर की साइड में। दूसरा होता है पोस्टेरियर पैलेट, पीछे की तरफ ऊपर जाना, टंग लगाना ऊपर, तो पोस्टेरियर पैलेट थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया पैलेट। मुंह में छत होती है ऊपर की साइड में, तो पीछे टंग लगाओ और आगे टंग लगा के देखो। एंटीरियर पार्ट जो होता है आगे वाला वो हार्ड होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है जो सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से हमारे पास मुंह के अंदर ये पार्ट्स हो गए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टंग क्या होती है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये मैंने थोड़ा सा रफ कर दिया और ये बना दिया अपनी टंग, ये टंग बना दी। चलो रफी कर देता, ये हमारी टंग है इस तरह से, ये टंग हो गई हमारी। ध्यान रखना टंग पीछे की साइड में जुड़ी होती है, थोड़ा हिस्सा इसका पार्ट आगे भी जुड़ा होता है। जहां ये आगे जुड़ा होगा उस पार्ट को हम फ्रेनुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम। यहां इस जगह पर गले में जुड़ा होगा, ठीक है, टंग की बात कर रहा हूं, और आगे भी जुड़ी होती है, देखो, हाँ ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं इसे? फ्रेनुलम। बच्चे कह रहे हो क्या दिखा रहे हैं, मुंह दिखा रहे हो, इधर ध्यान दो, फ्रेनुलम। चलो अब टंग का क्या काम है? टंग का पहला जो काम है वो है फूड को चबाने में सहायता करना। तुम कहो सर टंग कैसे चबाएगी? अरे भाई फूड को पकड़कर टीथ के बीच में कौन लाएगा? टंग लाएगा। दूसरा पार्ट, फूड को निगलना। टंग क्या करती है? फूड को अंदर की साइड में निगलने में सहायता करती है। फूड के अंदर इस तरह से टेस्ट बड पाई जाती हैं जो स्वाद लेने में हमारी सहायता करती हैं कि हमने मीठा खाया है, कैसा खाया है। टंग के टिप पर स्वीट से जो मिठाइयां हम खाते हैं, मीठा खाते हैं, वो टंग के इस पार्ट से पता चलता है। यहां और यहां सॉल्टी और सोर, खट्टा और नमकीन पता चलता है। और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसे बिटरनेस पता चलती है, कड़वाहट। अब कोई कड़वा बादाम खा लिया हमने तो पूरा चबा लेते हैं, जब निगलते हैं तब पता चलती है अरे ये तो कड़वा था। क्यों? क्योंकि बिटर पार्ट सबसे एंड में होता है। तो ये हो गया आपका टंग का पार्ट। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसमें टीथ। टीथ की बात करते हैं, समझ लीजिए अच्छी तरह से। टीथ हमारे अंदर, टीथ जो है सबसे पहला इसमें टॉपिक है थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट, मैं कुछ हेडिंग लिख रहा हूं, उसका मीनिंग समझेंगे। डाइफायोडॉन्ट और हेट्रोडॉन्ट, ये मैंने कुछ टर्म लिख दिए हैं टीथ के लिए। थीकोडॉन्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपके हैं गम्स, मसूड़े, इस तरह से, ठीक है, और इसके बीच में ऐसे करके टीथ फंसा हुआ है, ये टीथ हो गया। तो सॉकेट में क्या है? ये सॉकेट है, एक तरह से सॉकेट में एम्बेडेड है, धसा हुआ है। तो हमारे टीथ सॉकेट में धसे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं थीकोडॉन्ट टीथ। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे जो टीथ हैं वो दो प्रकार से होते हैं, दो बार आते हैं। शुरुआत में आते हैं मिल्क टीथ, जो द्वारा से रिप्लेस हो जाते हैं, मिल्क टीथ द्वारा से रिप्लेस हो जाते हैं। और एक होते हैं परमानेंट टीथ।
मिल्क टीथ एक बार आएंगे और ये उखड़ जाएंगे, और बाद में परमानेंट टीथ आएंगे जो कि नहीं उखड़ते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये टीथ है। 20 टीथ मिल्क टीथ होते हैं जो दोबारा से रिप्लेस होते हैं, और 12 टीथ परमानेंट टीथ में आते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं दो बार आने वाले डाइफाइडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब होता है डिफरेंट शेप के होते हैं हमारे टीथ। हमारे टीथों की जो शेप है वो डिफरेंट होती है। इसमें हमारे पास इंसिसर, कैनाइन टीथ, प्रीमोलर और फोर्थ मोलर टीथ, इस तरह डिफरेंट टाइप के 4 टीथ होते हैं हमारे पास। अब मैं जो समझा रहा हूं उसमें थोड़ा ध्यान देना। इतना समझ में आ रहा होगा आपको? थोड़ा और आगे समझते हैं टीथ के बारे में। जैसे हमारे पास ये हमारा जॉ है, जबड़ा, ठीक है, हमने ये आधा कर दिया तरह से। तो आप समझो हमें हाफ जॉ में ही टीथ का अरेंजमेंट समझना है इस आधे जबड़े में, ठीक है, इधर नहीं देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह से इस जगह पर इंसीजर होंगे सामने की तरफ, फिर एक नुकीला सा दांत होगा इस तरह से जिसको हम कैनाइन टीथ बोलते हैं, फिर यहां इस तरह से प्री मोलर टीथ होते हैं 2, और फिर इस जगह पर इस तरह से मोलर टीथ होते हैं 3। तो हाफ जॉ में ही टीथ का अरेंजमेंट देखते हैं। अब ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं। ह्यूमन में परमानेंट टीथ की हम बात करें, या ऐसे कह लेते हैं एडल्ट के अंदर, बड़े लोगों के अंदर टीथ का फॉर्मूला ध्यान रखना, हाफ जॉ में देखते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 21, 23 अपॉन ये ऊपर के टीथ हो गए, 21, 23 ये नीचे के टीथ हो गए आधे जबड़े में, क्योंकि हमें इधर का भी देखना होगा इसलिए 2 का एंटर कर दिया। 2 इंसीजर ऊपर, हाफ जॉ की बात कर रहा हूं, 2 इंसीजर ऊपर 2 नीचे, एक कैनाइन ऊपर एक कैनाइन नीचे, 2 प्रीमोलर ऊपर 2 प्रीमोलर नीचे, 3 मोलर ऊपर 3 मोलर नीचे, टोटल 32 टीथ हो गए एडल्ट के अंदर, ठीक है, पहला पार्ट। इसमें जो थर्ड मोलर होता है 1, 2, 3, उसे हम विजडम टीथ कहते हैं, अकलदार विजडम टीथ भी कहते हैं। आ रहा है इसमें समझ में? अच्छा, एक होता है मिल्क टीथ का फॉर्मूला, मतलब बच्चों में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर 21, 20 इंटू 2 20 टीथ हो गए। नोट्स में हमने 02 लिखा है, 02 लिखोगे तो मोलर आगे प्रीमोलर पीछे, समझ में आ रहा है? प्रीमोलर 2 है, मोलर 0 है, मतलब बच्चों में शुरुआत में मोलर टीथ एब्सेंट होते हैं, मोलर टीथ एब्सेंट होते हैं बच्चों में। ओके, अच्छा, इतना समझ में आ रहा है? अब हम पढ़ते हैं टीथ का फॉर्मूला। टीथ का फॉर्मूला, अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इंसीजर टीथ की हम बात कर रहे हैं तो रैट्स के अंदर, चूहों के अंदर सारे टीथ इंसीजर होते हैं। टस्क समझते हो? हाथी का आगे वाला जो दांत दिखते हैं तो टस्क, एलिफेंट टीथ टस्क बोलते हैं, ये भी इंसीजर टीथ ही होते हैं। कैनाइन टीथ बहुत बड़े बड़े होते हैं, टाइगर, लॉयन, डॉग, उनके अंदर बड़े होते हैं, हमारे अंदर ये छोटे होते हैं।
ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं इसमें टीथ का स्ट्रक्चर। वीडियो अगर फास्ट लगे तो वीडियो को 2 बार देखो। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। रफली डायग्राम बना रहा हूं। समझो बेटा, ये टीथ है आपका। टीथ का ये ऊपर वाला हिस्सा है, क्राउन कहलाता है, CROW। क्या कहलाता है? क्राउन। ये वाला हिस्सा नेक कहलाता है। और फिर ये मसूड़ों में इस तरह से दसा होगा, इस तरह से गम्स हो गए, ठीक है। ये वाला हिस्सा कहलाता है रूट। क्राउन, नेक और रूट, इतना ध्यान रखो पहला। दूसरा, टीथ के ऊपर का ये हिस्सा इनेमल कहलाता है। हमारी पूरी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल। टीथ का ही नहीं, सबसे हमारी बॉडी में हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड पार्ट होता है इनेमल। इनेमल व्हाइट कलर का पार्ट है। इसके नीचे ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डेंटाइल, ठीक है। और फिर इसमें पल्प है, नर्व्स हैं, ठीक है, इस तरह से नर्व्स होती हैं। तो ये हमारा है टीथ का जनरल स्ट्रक्चर। आ रहा है समझ में? चलो, तो ये था टीथ तक का डायग्राम, हमें समझ में आ गया। सैलिवरी ग्लैंड्स, ये क्या है? मान लो ये हमारा मुंह है, अंदर वाला हिस्सा दिखा रहा हूं। ये यहां बाहर की साइड में कान है, ईयर। थोड़ा ध्यान समझना। टोटल 6 ग्लैंड होती हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स। 2 कान के पीछे की साइड में, ये आपका टीथ है। कुछ टीथ के पास होती हैं, या आपकी टंग है, कुछ टंग के पास होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। पैरोटिड ग्लैंड, कान वाली। सम मैंडिबुलर और सम लिंगुअल ग्लैंड। नाम याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो केवल इतना ध्यान रखना 6 होती हैं ये। इस तरह का डायग्राम हमने रफली बनाया है। सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है सलाइवा, लार जिसको बोलते हैं, खाने में तो लार मिक्स होगा, ये सलाइवा बोलते हैं उसको। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। इसकी पीएच 6.8 6.7 के आसपास होती है, मतलब 7 से थोड़ा कम है तो ये एसिडिक होती है। ध्यान रखना, हम चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, जिसकी वैल्यू 7 से कम होती है पीएच की वैल्यू, वो एसिडिक होता है। तो सलाइवा एसिडिक मीडियम में आती है। इस सलाइवा के अंदर से रिलीज होता है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज कहो या टाइलिन, पर टाइलिन मत कहना, टाइलिन एंजाइम, ठीक है। क्या फंक्शन है सलाइवा के? लार किस तरह से काम करती है हमारे मुंह के अंदर? तो सीधी बात है, फूड को क्या करेगी? ये
सॉफ्टन द फूड, फूड को सॉफ्ट करेगी, खाने में मिक्स हो जाएगी ला, फूड को सॉफ्ट करेगी। खाने को निगलने में सहायता करेगी, ये इसके फंक्शन है। अब फंक्शन समझने हैं हमको सलाइवरी, अमाइलेज और टाइलिन के। इसका फंक्शन क्या है? हम जो स्टार्च खाते हैं बेटा, स्टार्च का मतलब जैसे आपने पोटैटो खाया, आपने राइस खाई, इनके अंदर स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। तो इस स्टार्च को ये टाइलिन एंजाइम, जो कि माउथ के अंदर ही प्रोसेस चल रही है, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्स्ट्री नाम के छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करता है। तो सबसे पहले मुंह के अंदर स्टार्च का डाइजेशन होता है बाई टाइलिन एंजाइम, और स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्स्ट्री, स्टार्च की छोटी फॉर्म है। ठीक है, तो ये था आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, और मुंह के अंदर सबसे पहला डाइजेशन। इसके बाद समझते हैं ईसोफेगस। समझना भाई, हमारे पास टॉपिक है ईसोफेगस, फूड पाइप गुलेट भी कह सकते हैं, फूड पाइप गुलेट। ठीक है, ये है आपका फूड पाइप। ध्यान रखना, गर्दन के अंदर, नेक के अंदर इस जगह पर दो पाइप होते हैं। इस तरह से दो पाइप है, एक को हम नाम दिया फूड पाइप मतलब गुलेट, एक को नाम दिया विंड पाइप, इसको हम नाम देते हैं ग्लॉटिस। जो ग्लॉटिस पाइप है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ये ढक्कन हो गया, जिसे ये बंद हो जाएगा, इसको हम बंद कर सकते हैं, इस तरह ढक्कन बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर का ढक्कन एपीग्लॉटिस। तो जब भी हम फूड लेते हैं तो वो फूड पाइप में आता है, और उस समय ये ढक्कन बंद होता है, एपीग्लॉटिस का ढक्कन बंद होता है, जिससे गलती से ये खाना विंड पाइप में ना जाए। तो इस ट्यूब को हम ईसोफेगस बोल रहे हैं। सबसे बड़ी ईसोफेगस फूड पाइप की जो होती है वो जिराफ में होती है, सबसे बड़ी गर्दन। ठीक है, इस फूड पाइप में पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट होता है, जैसे इस तरह से मूवमेंट होता है, जिसे खाना जो है आगे की साइड में सरकता है। तो पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट के थ्रू खाना जो है यहां से सीधा स्टोमक में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं फूड पुश फॉरवर्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। फूड पाइप के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको हम पेरिस्टलाइटिक मूवमेंट कहते हैं, उसकी तरह खाना सीधा स्टोमक में जाके गिरेगा। कहां जाके गिरेगा? स्टोमक में। अगला टॉपिक है स्टोमक क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स में सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन्स है, सबसे बड़ा सबसे चौड़ा ऑर्गन्स होता है। थोड़ा ये कह लो जे शेप में होता है,
जे शेप का होता है स्टमक हमारा। क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा स्टमक है। इसके 3 पार्ट हम पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं कार्डिक पार्ट, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं फंडस पार्ट, और इस हिस्से को बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, इसमें स्टमक के अंदर इस तरह से चारों तरफ म्यूकस की लेयर होती है, चिपचिपा लेही जैसा एक मटेरियल जमा होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस की लेयर पाई जाती है। अच्छी बात है। यहां एक सेल होती है, इसको हमने नाम दिया, यहां नाम दे देता हूं ऑक्सेंटिक सेल या पैराइटल सेल। एक सेल होती है ऑक्सेंटिक सेल और पैराइटल सेल। इससे सीक्रेट होता है एसिड HCl। यहां इस सेल से एसिड HCl सीक्रेट होता है। HCl क्यों सीक्रेट होता है? HCl सीक्रेट होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने के लिए। बहुत सारे एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही काम कर पाते हैं, तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। किल द बैक्टीरिया, खाने में जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उसको मारता है ये। एक और काम है वो हम बाद में बताएंगे। यहां एक और सेल होती है जिसको हम बोलते हैं चीफ सेल या जाइमोजन सेल। इस सेल से एक लिक्विड निकलता है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यहां से निकलने वाले जूस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। इस गैस्ट्रिक जूस में डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो खाने को डाइजेस्ट करेंगे, एंजाइम होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में पहला एंजाइम है पेप्सिनोजन, दूसरा एंजाइम है लाइपेज, तीसरा एंजाइम है रेनिन। ये कुछ एंजाइम हैं जो गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं। ये थोड़ा इनएक्टिव होता है HCl एसिड की प्रेजेंस में, ये पेप्सिन में बदलता है। अब ये एक्टिव फॉर्म हो गई। ये इनएक्टिव फॉर्म थी, ये एक्टिव। तो एसिड का एक और काम है इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एसिड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो एसिड इस म्यूकस की लेयर को ब्रेक कर देगा। बहुत ज्यादा अगर हो जाती है तो यहां हो जाते हैं घाव स्टमक के अंदर। इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेट में जो घाव हो जाते हैं उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। किसकी वजह से हो रहा है? अधिक एसिड बनने की वजह से। ओके, थोड़ा रफ कर रहा हूं, डिटेल में समझते थोड़ा। हमारे पास जो हमने प्रोटीन खाई है उसे ये पेप्सिन एंजाइम एसिडिक मीडियम में
HCl से मिलेगा एसिडिक मीडियम। प्रोटीन्स को पेप्टाइड या पेप्टॉन्स में डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन बड़ा फॉर्म है, ये इसकी छोटी फॉर्म है। जो हमने फैट खाया है उसको लाइपेज एंजाइम फैट की छोटी छोटी अरेंजमेंट में, जैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैट डाइजेस्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में। जो हमने मिल्क लिया है उसे रेनिन एंजाइम की सहायता से पचाया जाता है और वो कर्ड की फॉर्म में बदल जाता है और फिर कर्ड हमारे अंदर जल्दी पच जाता है। तो मिल्क को पचाने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत होती है? रेनिन एंजाइम की जरूरत होती है। इतना समझ में आ रहा है? तो ये था आपका पेप्टिक अल्सर और स्टमक कैसे काम करते हैं।